नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, दो ध्रुवीयता के अंत को। और इसमें जो कुछ बचे हुए पार्ट है उसे समझेंगे, जैसे कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, मध्य एशियाई संघर्ष क्या है, भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स को समझेंगे। और सोवियत संघ के बारे में इससे पहले वीडियो बनाई जा चुकी है, तो आप उसे ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं शॉक थेरेपी के बारे में। तो शॉक थेरेपी जो है वो रूस और मध्य एशिया के जो गणराज्य थे, रूस और मध्य एशिया के गणराज्य जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, यानी सेंट्रल एशिया के जो देश थे उन्हीं को मध्य एशियाई गणराज्य कहते हैं। तो रूस और मध्य एशियाई गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश जो कि सोवियत संघ में शामिल थे, उनमें पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया था। यानी कि इन देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया था और इसे विश्व बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो कुल मिलाकर के इन देशों में सोवियत संघ की जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा सी गई थी, यानी कि सोवियत संघ समाप्त होने जा रहा था। तो ऐसे में इन देशों में पूंजीवादी व्यवस्थाओं को अपनाया गया था और इसी को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद मिल्कियत का जो प्रभावी रूप था वो निजी स्वामित्व होगा, ऐसी मान्यता इसमें रखी गई। जैसे कि सोवियत संघ में मिल्कियत का जो प्रभावी रूप होगा वो राज्य का स्वामित्व होगा, यानी कि सारी की सारी जो नियंत्रण होती थी संपत्ति पर वो राज्य का होता था। लेकिन शॉक थेरेपी मॉडल में मिल्कियत का जो प्रभावी रूप था वो निजी स्वामित्व था, यानी कि इसमें प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की बात की गई थी और उद्योग धंधों को निजी हाथों में देने पर बल दिया गया था, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनके नियंत्रण में। और सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया, यानी कि जो सरकार के नियंत्रण में उद्योग धंधे थे उन सभी को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाने लगा। ठीक है। उसके बाद पूंजी पद्धति से खेती शुरू की जाने लगी, मुक्त व्यापार पर बल दिया गया। मुक्त व्यापार किया, फ्री ट्रेड होता है, यानी कि इसमें शुल्क नहीं लगते, टैक्स नहीं देने होते हैं, तो मुक्त व्यापार पर बल दिया जाने लगा। इन देशों का पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार संभव हो पाया। एक देश दूसरे देश की मुद्राओं के माध्यम से भी व्यापार कर सकता था। उदाहरण भारत का और सोवियत संघ का ले सकते हैं कि एक समय में भारत और सोवियत संघ में इतनी गहरी मित्रता थी कि भारत का जो रुपया था और विदेशी मुद्रा वैसे भी भारत के पास कम हुआ करते थे, रुपए के माध्यम से व्यापार किया था भारत के साथ सोवियत संघ ने। तो इस तरह से मुद्राओं का भी आपस में परिवर्तनीयता पर बल दिया गया, यानी एक्सचेंज पर। तो इस तरह से ये शॉक थेरेपी मॉडल अपनाया गया था। तो अब देखते हैं शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। क्या ये शॉक थेरेपी अपनाया गया तो उसका फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। पहली बात तो 1990 में ये अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाई जिसका उसने वायदा किया था, यानी कि शॉक थेरेपी को अपनाने से जनता को कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई, यानी कि आर्थिक जो तंत्र था वो नष्ट हो चुका था और जनता को इससे बर्बादी की मार झेलनी पड़ी थी। तो शॉक थेरेपी का परिणाम बिल्कुल नकारात्मक पड़ रहा था और इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल इसे कहा गया, यानी कि उद्योगों को, इंडस्ट्री को औने पौने दामों में, यानी कि कम से कम कीमतों में बेच दिया गया। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक है, इन सभी को बहुत ही कम कीमतों में बेच दिया गया था, इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। उसके बाद इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए, यानी कि घोषणा पत्र दिए गए, लेकिन वे इस पत्र को काला बाजारियों के हाथों बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी और उन्होंने इस घोषणा पत्र को काला बाजारियों के द्वारा बेच दिए। रूसी मुद्रा रूबल में भी नाटकीय ढंग से गिरावट आई।
इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि लोगों की जो जमा पूंजी थी वो जाती रही और महंगाई दर बढ़ता चला गया। इससे आम लोगों का जीवन और अधिक कठिन होने लगा। कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा जिसमें कि जराइम पेशा लोग कहलाते हैं और वो आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। माफिया वर्ग यानी जराइम पेशा वर्ग के लोग वे लोग होते हैं जो अपराध के द्वारा अपना आजीविका चलाते हैं, यानी कि गलत तरीक़ों से कार्य करके और वो पैसा बनाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो ऐसे जराइम पेशा लोग भी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर शॉक थेरेपी के जो परिणाम थे वो नकारात्मक थे और इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिला। तो ये शॉक थेरेपी थे और शॉक थेरेपी के जो परिणाम थे वो जाना हम। रूस और रूस सहित अनेक देशों के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। जैसे कि मध्य एशिया के जो देश थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश, उन देशों में राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है और वे सत्तावादी हो जाते हैं और देखते देखते स्वयं को 10 वर्षों के लिए अपने को सत्ता में रखते हैं, फिर अगले 10 वर्ष के लिए और बढ़ा लेते हैं। और इसी प्रकार से रूस सहित अनेक देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो अपने आज़ादी के 10 वर्ष बाद खड़ा होना शुरू होती है और उनके अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्जीवन का एक कारण होता है और वो होता है उनके देशों में प्राकृतिक संसाधनों की भंडार। तो उन देशों में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे जिसके कारण वो इन प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करते थे और उनसे उनकी अर्थव्यवस्थाओं में भी तब्दीली देखने को मिली। और इसी प्रकार बचे हुए कुछ देश थे वो पाइपलाइन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्जीवन कर रहे थे। उदाहरण के तौर पे यूक्रेन को ले सकते हैं। यूक्रेन के रास्ते से पाइपलाइन के माध्यम से जो प्राकृतिक गैसें निर्यात की जाती है यूरोपीय देशों को, तो ऐसे में उसे किराया मिलता है और इससे अर्थव्यवस्थाओं में उनके सुधार देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखते हैं संघर्ष और तनाव। मध्य एशियाई में जो संघर्ष और तनाव रहे हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ है उसके जो पूर्व के गणराज्य रहे हैं वो संघर्ष वाले क्षेत्र रहे हैं। यानी कि सोवियत संघ में जो शामिल देश थे 14 गणराज्य, उसमें मध्य एशियाई के भी देश थे और पूर्वी यूरोप के भी देश शामिल थे। तो वे देश जो है संघर्ष वाले क्षेत्र हैं और इन देशों ने गृह युद्ध को और बगावत को भी झेला है। यानी कि इन देशों में सिविल वॉर भी रहे हैं और बगावत यानी कि अलगाववाद की भी नीति देखने को मिली है। साथ ही साथ इन देशों में बाहरी ताकतों ने भी दखल दी है। तो इन्हें समझते हैं। और रूस के जो 2 गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान, उनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलाए गए, लेकिन इसे रोकने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए रूसी सरकार ने यानी मॉस्को ने चेचन लोगों पर या चेचन विद्रोहियों पर कार्यवाही की, सैन्य कार्यवाही की और उसके समाप्त कर दिया। इसी प्रकार ताजिकिस्तान जो है वो 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। फिर मध्य एशियाई देशों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का भंडार पाया जाता है और ये क्षेत्र जो है ऐसे में बाहरी क्षेत्रों का और जो तेल कंपनियां होती है उनके बीच प्रतिस्पर्धा का एक अखाड़ा बनकर रह गई हैं। चूँकि जो सेंट्रल एशिया के देश है जैसे कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी देश ऐसे हुए जिनमें प्राकृतिक संसाधन तेल गैस भंडार भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये देश जो है बाहरी ताकतों का एक अखाड़ा बन करके रह गई, यानी कि बाहरी देशों के द्वारा इन पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता रहा है, तेल के कीमतों को नियंत्रित किया जाता रहा है, यानी कि इनके अनुसार पश्चिमी देशों के अनुसार, जैसे अमेरिका जैसे देशों के अनुसार तेल की कीमतों को तय करना, ये सब शामिल है। इसी प्रकार 9/11 घटना जो 2001 में घटी थी, यानी कि अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका इन क्षेत्रों में यानी कि जो ये मध्य एशियाई देश के क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सैनिक ठिकाना बनाना चाहते थे ताकि वे 9/11 करने वाले आतंकवादी घटनाओं को
समाप्त करने के लिए उनके काउंटर कर सके, तो वो अफ़गानिस्तान जैसे देश में पाए गए। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान मध्य एशियाई देशों के काफ़ी करीब है, तो इसलिए अमेरिका ने सैन्य ठिकाना बनाना बेहतर समझा और इसके लिए मध्य एशियाई देशों को उसने भुगतान भी किए। इसके बाद इन क्षेत्रों से अफ़गान और इराक युद्ध में अमेरिका ने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली, चूँकि अफ़गानिस्तान को भी ठहराया गया था। अफ़गानिस्तान में जो अल-कायदा नामक संगठन था, 9/11 का आतंकवादी गुट, इसलिए अफ़गानिस्तान पर हमले किए गए और इराक पर भी हमले किए गए थे 2003 में अमेरिका के द्वारा। तो इन सभी क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका ने जो मध्य एशियाई देश थे उनका क्षेत्र का इस्तेमाल किया अपने विमानों को उड़ाने के लिए। इसी प्रकार जो पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया है वो 2 भागों में शांतिपूर्ण तरीके से बट गया, यानी कि चेक और स्लोवाकिया में। इसी प्रकार एक यूगोस्लाविया करके देश था, यूगोस्लाविया, वो 1990 में कई भागों में टूट जाता है। इसमें शामिल जैसे कि हर्जेगोविना, क्रोएशिया जैसे देश शामिल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश टूटकर यूगोस्लाविया समाप्त हो जाता है और इसमें नाटो का हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक था संघर्ष और तनाव और मध्य एशियाई देशों के बीच में जो संघर्ष थे उनके बारे में हमने जाना। अब देखते हैं भारत और सोवियत संघ के संबंध। तो भारत और सोवियत संघ के संबंध इतने गहरे रहे हैं कि कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि भारत सीधे सीधे सोवियत गुट में शामिल था या सोवियत संघ के साथ शामिल था। और भारत के संबंध बहुआयामी रहे हैं, यानी कि आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर भी अच्छे एक एक करके देखते हैं आर्थिक संबंध कैसे रहे हैं। तो देखिए, भारत को आर्थिक स्तर पर ऐसे वक्त में मदद मिलना मुश्किल था, लेकिन सोवियत संघ के द्वारा ये मदद दी गई थी, जैसे कि भिलाई और बोकारो, विशाखापट्टनम के जो इस्पात कारखाने हैं और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो संयंत्र है उसके लिए आर्थिक और तकनीकी मदद सोवियत संघ द्वारा दी गई थी भारत को। उसके बाद राजनीतिक संबंध में देखें तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और इसमें भी सोवियत संघ के द्वारा सहयोग दिया जाता है भारत को, जिससे कि भारत इस युद्ध को जीतने में सफल रहता है। इसी प्रकार कश्मीर के मुद्दे हैं, तो कश्मीर के मुद्दे पर भी यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ द्वारा भारत का समर्थन प्राप्त रहा है, यानी कि हमेशा से ही सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया है कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसी प्रकार सैनिक संबंध देखें तो सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए हैं जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण बनाने में सक्षम हुआ है। उदाहरण के तौर पर INS विक्रांत, विक्रमादित्य, ऐसे जो युद्धपोत हुए हैं भारत के, उसमें सोवियत संघ का सहयोग रहा है बहुत हद तक। और अन्य जो सैन्य उपकरण बनाने में भारत सक्षम रहा है उसमें भी सोवियत संघ का योगदान रहा है। इसी तरह 2001 में भारत और रूस सामरिक समझौता होता है। 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। भारत रूस से हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं S-400 जो कि वर्तमान में रूस से खरीदा गया है भारत के द्वारा। तो कह सकते हैं ये भारत को एक प्रकार से सामरिक स्तर पर मजबूत बनाता है। इसी प्रकार से भारत को रूस ने क्रायोजेनिक मिसाइल देकर के मदद दी अंतरिक्ष उद्यान में। और अब देखते हैं सांस्कृतिक संबंध के बारे में। तो सांस्कृतिक संबंध में देखें तो भारत के साथ सोवियत संघ बहुत ही बेहतर ढंग से जुड़ा रहा है। वहाँ पर हिंदी फिल्मों का चलन, हिंदी भाषा का चलन अमूमन देखा जाता है। भारतीय संस्कृति को अत्यधिक USSR में मान्यता दी जाती है, काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पर। वहाँ के जो आम नागरिक है वो अमूमन हिंदी फिल्मों को देखना, भारतीय संस्कृति और उसके परिवेश में खुद को ढालना
काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये अच्छे संबंध है सांस्कृतिक स्तर पर। और इसी प्रकार से राज कपूर से लेकर के अमिताभ बच्चन जैसे जो कलाकार हुए वो सोवियत संघ में एज अ कलाकार के तौर पे बहुत ही फेमस हुए और हर एक घर लगभग उन्हें जानता ही है। तो इस तरह से सांस्कृतिक संबंध भी बेहतर रहे हैं सोवियत संघ के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो बनाए गए हैं, आप उसे ज़रूर देखें। और ये सोवियत संघ का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से अब कंप्लीट होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।